अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे अहम तरीन बैनुल-अक़वामी मौजू पर, जो मशरिक़ वस्ता में एक मुमकिना अमन की नवीद भी हो सकती है और एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी का पेश खैमा भी बन सकती है। व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। इस पेशरफ्त के बाद ये तजवीज़ फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास को भी अब पेश कर दी गई है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि ये तजवीज़ सदर ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ की जानिब से हमास को सिर्फ इसराइली मंजूरी के बाद ही भेजी गई है। अभी तक अब ये देखना है कि हमास की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इस पर अभी तक कोई बाकायदा रजामंदी हमास की तरफ से जाहिर नहीं की गई है। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्ज़े की सालगिरह के मौके पर एक मुतनाज़ा वीडियो जारी की है, जो कि हम सब ने सोशल मीडिया पर भी देखी, जिसमें वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ा सुरंग में चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। नेतन्याहू ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार देते हुए दुनिया भर के ममालिक से ये मुतालबा किया है कि वो अपने सफारतखाने वहाँ मुंतकिल करें। आज इन्हीं मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसराइल की जानिब से ये जो अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ पर दस्तखत हुए हैं, ये किस हद तक एक बड़ा कदम आप समझते हैं, या आपको लगता है कि एक संजीदा तौर पर अमन अमल की तरफ ये इशारा है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये एक मस्बत पेशरफ्त तो है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो बैनुल-सुतूर मैसेज है इस पेशरफ्त का, वो भी हमें समझना चाहिए कि इस वक्त ये जो मशरिक़ वस्ता की ख़ासतौर पर गजा की जो जंग है, उसकी जो ड्राइविंग सीट है इस वक्त तो अमेरिका ने अपने हाथ में ले ली है। नेतन्याहू जो है, उनके माजी में जितनी भी सरगर्मियाँ, ख़ासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने अमरीकी सदर को डिच किया, उसके बाद से वो उनसे खाइफ भी नज़र आते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त वो जंग जो वहाँ पे कैदी हैं, उनकी रिहाई के मामले से जितनी भी डील है या इसी नौइयत की जो सीज़ फायर की डील है, वो तमाम की तमाम जो है इस वक्त वो बराह रास्त जो मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो स्पीयर हेड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो है इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बॉल जो है अमेरिका के कोर्ट में आ गई है, और अब अमेरिका किस तरीके से इस तजवीज़ को जो है वो नेतन्याहू से इम्प्लीमेंट करवाता है, ये हमें देखना होगा। जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, तो हमास इससे पहले भी इसी नौइयत की मिलती जुलती तजावीज़ जो है सीज़ फायर की वो पेश करता रहा है, लेकिन उन्हें हमेशा से इसराइल और ख़ासतौर पर नेतन्याहू जो है वो दीवार से दे मारते रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये मसला ये तूल पकड़ता जा रहा है, और इस वक्त तकरीबन 20 माह होने को हैं, और ये जंग जो है वो किसी खात्मे की सूरत जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। रोज़ बरोज़ जो है इसमें ह्यूमन कैजुअलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, इंसानी सफरिंग जो है उसमें नित नए इजाफे हो रहे हैं। और ख़ासतौर पर इस वक्त तो दुनिया भर के जो कैपिटल्स हैं और ख़ासतौर पर इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, वो लिटरली कह रहे हैं कि वहाँ पे एक कहत की सूरत हाल है और उसे जल्द अज जल्द ख़त्म करना जो है ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे साथ ही इस कहत के ख़ात्मे के हवाले से जो एक सामान्य अशिया खोरोनोश की तरसील का जो एक सेटअप बनाया गया था, वो भी बुरी तरीके से बैकफायर कर गया है, क्योंकि वो खुराक की तकसीम से ज़्यादा वहाँ पे दाखिली जासूसी और सर्विलेंस का एक नेटवर्क बना के पेश किया गया, जिसके नतीजे में वहाँ पे बड़े पैमाने पे मैस हुआ। और इस जो मुंतज़मीन है उन्हें खुद अपने ट्रक और अपने जो वेयर हाउसेज हैं वो छोड़ के वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन मंसूर साहब, इस सिचुएशन में आपको कैसा लग रहा है कि इस बार क्या वाकई इसराइल अमेरिकी दबाव के तहत इस तजवीज़ पर रजामंद हुआ, या फिर इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और भी हैं? इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, और ख़ासतौर पर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से इसराइल को जो आइसोलेशन का सामना है, जितने बड़े पैमाने पे उनके खिलाफ इसराइली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, उसकी जो कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ कैपिटल्स जो हैं वो उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात और हत्ता कि उनके साथ तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो रिवाइज करने के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसराइल के लिए, और ख़ासतौर पे वो एक ऐसा मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की आउटपोस्ट के तौर पे काम कर रहा है, और ख़ुद अमेरिका उसकी इस हालिया पॉलिसियों से और उनकी जो दाखिली सूरत हाल है इसराइल की, उनकी जो अपोजिशन है, चाहे उनके फॉर्मर वज़ीर आज़म हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों, आर्मी चीफ हों, तमाम के तमाम जो है वो नेतन्याहू की इस जुल्म वहशत जो है और जिस अंदाज से वो कत्लेआम कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, उनको वो समझते हैं कि ये एक लाहासिल जंग है, इसमें स्वाय इंसानी जानों के ज़िया के और कोई ना अस्करी पहलू हासिल हो रहा है, ना कुछ सफारती और सियासी, बल्कि इसराइल को
जितने बड़े पैमाने पे एक निक्कू रियासत जो है बना के रख दिया गया है, वो मैं समझता हूँ इसराइल की तारीख में आज तक इस नौयत की सिचुएशन जो है वो इसराइल को देखने को। लेकिन मंसूर साहब, एक तरफ जंग बंदी की बात की जा रही है, उस तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो नेतन्याहू की जानिब से मस्जिद अक्सा के नीचे एक मुतनाज़ा सुरंग में वो वीडियो देख रहे हैं जहां पर अल कुद्स को वो अब्दी दारुल हुकूमत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना खतरनाक मैसेज है, इसका इलाकाई असर क्या हो सकता है, सेंटिमेंट्स जो हैं जो लोगों के जिस तरह से हर्ट किए गए हैं? इसमें कोई शक नहीं चाहिए, ये एक इश्ताल अंगेज कार्रवाई है और ये आज का सिलसिला नहीं है। ये एक अरसे से एक सालगिरह के तौर पर ये मनाते हैं 67 को जो कब्जे में लिया गया था इस इलाके को, और ये भी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है क्योंकि उसके बाद इसराइल इस इलाके को जम नहीं कर सकता था, लेकिन आज भी वो धमकियां दे रहा है। और इस कार्रवाई से पहले अगर आपके इल्म में हो तो उन्हीं के एक इंतहा पसंद जो वजीर हैं सिमोट्रिच, उन्होंने जिस तरीके से मस्जिद अक्सा के अंदर और लाओ लश्कर के साथ आके वहाँ डांस किया और रक्स की महफिल बपा की, वो मैं समझता हूँ मुसलमानों के और फ़लस्तीनियों के जज्बात जो हैं वो बरंगेज़ा करने के लिए, मुश्तल करने के लिए एक बहुत ही शर्मनाक कोशिश की गई। और ये जो अभी नेतन्याहू की तरफ से जो वीडियो जारी की गई, जो उनके अपने ट्विटर पे जारी की गई है, ये भी बुनियादी तौर पे मुसलमानों के उन्हीं सेंटिमेंट्स को जो है वो मजरूह करने की कोशिश है। आपको याद होगा कि माजी में इसी नौयत की जो इंतहा पसंद कोशिशें थी, उस वक्त 2021 में उस वक्त सैफुल कुद्स नामी जो है एक मार्का बपा हुआ था कि जिसमें फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इस नौयत की कार्रवाइयों के जवाब में इसराइली दारुल हुकूमत, इसराइली जेरूशलम पर जो है वो रॉकेटों की बारिश कर दी थी और उसके नतीजे में एक बड़ी जंग हुई थी जिसमें तकरीबन 500 के करीब फ़लस्तीनी उस वक्त भी शहीद हुए थे। तो आज फ़लस्तीनियों ने यकीनन उनके साथ इस वक्त जो मुज़ाहमत का जो प्रोजेक्ट कदरे जो कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखा सके, लेकिन आपने देखा कि यमन की तरफ से जो रॉकेट फायर किए गए वो भी इसी नौयत की एक्टिविटीज जो थे उसकी कंडेमनेशन के लिए थे। और इसी तरीके से खुद गजा के अंदर से जो रॉकेट फायर किए गए इस मौके पे, ये इस चीज़ की अलामत है, इस चीज़ की निशानी है कि फ़लस्तीनी जो है वो कभी भी अपने क़िबला अव्वल की बेहुरमती बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं करेंगे। ठीक है मंसूर साहब, इसमें ये भी एडअप कीजिएगा, अभी हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सदर ट्रंप ने जिस तरह से अरब ममालिक का दौरा किया, वहाँ से $बिलियन के जो मुआहदे थे वो दस्तखत उस पर किए गए। बहुत से लोगों की तरफ से कहा गया, बहुत से हल्कों की तरफ से कहा गया कि जो अरब ममालिक थे अब ये शर्त रख सकते थे कि जंगबंदी गजा में करवाई जाए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो है कि इस दौरे के बाद ही इस जंगबंदी की तजवीज़ पर अब दस्तखत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई अरब ममालिक की तरफ से भी इस पेशरफ पर, अब अरब ममालिक इस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर सकते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं जी कि ये एक जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी ये उसी का एक नतीजा है। और ख़ास तौर पे बराह रास्त जो मशरक़ वस्ता का दौरा है उसमें जिस अंदाज से जिन अरब कैपिटल्स का, सऊदी अरब का, उसके बाद अमारात का और कतर का जब दौरा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्हें खुलकर ये बात उन पर वाज़ेह कर दी गई थी कि इस वक्त जो है मामला जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के और अरबों के जो जज्बात हैं इस बारे में इंतहाई तशवीश का शिकार है। और अगर इस वक्त जंगबंदी के मामलात और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो इंसानी इमदाद की फराहमी के जो महफूज चैनल हैं वो यकीनी ना बनाए गए, तो उनके लिए इस नौयत की जो पॉलिसियों के साथ ख़ास तौर पे जिस माशी खुशहाली का ख्वाब अमेरिका देख रहा है या ख़ित्ता देख रहा है, शायद वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके, क्योंकि इस जंग के जो स्पिल आउट है और इसके जो असरात हैं वो दूसरे मुल्कों तक भी फैल सकते हैं। और आपने देखा कि इसी जंग के नतीजे में मुख्तलिफ अरब कैपिटल्स के साथ साथ यूरोपीय कैपिटल्स के अंदर ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात आपको देखने में आए कि जहाँ पे इन्हीं वाक़यात पर दिल बर्दाश्ता लोगों ने जो है, किसी ने इसराइली सफारत खाने पर फायरिंग की, किसी ने मुख्तलिफ जो इज्तिमात हैं उन पर गाड़ियाँ दौड़ा दी। तो ये एक लिहाज से रद्द-ए-अमल है। और बिलखुसूस इस वक्त अमेरिका के अंदर जो उनके इंटेलिजेंशिया और ख़ास तौर पे उनकी जामियात के अंदर जो एक रिजेंटमेंट पाई जाती है और जितना गम गुस्सा पाया जाता है, वो मैं समझता हूँ अमेरिका आने वाले कई बरसों तक शायद कंटेन ना कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त नेतन्याहू जो अमेरिकी सदर जो हैं वो बिल्कुल एक नाकबत अंदेश किस्म के इक़दामात के ज़रिए मुख्तलिफ जामियात के फंड्स बंद कर रहे हैं, वहाँ गैर मुल्की तालिब इल्मों के दाखिले बंद कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ अमेरिका अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और ख़ास तौर पे इसराइल की अंधाधुंध पॉलिसियों की हमायत के नतीजे में इसराइल का अमेरिका का अपना खुद इमेज जो है
एक इंसानी हकूक के प्रचारक का, एक जमहूरियत का प्रचारक है, वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो। और इसके साथ साथ जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखें या बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उनके तनाजुर में मस्जिद अक्सा जैसे मजहबी मकामात पर जो इसराइली इक़दाम किए जा रहे हैं, ये किस हद तक कानूनी या गैर कानूनी शुमार होते हैं, उसको आप किस तरह से समझते हैं? हत्ता कि इन कवानीन को हमने देखा कि कोई भी ऐसा मुल्क वो फॉलो करने को तैयार ही नहीं। ये जितने भी इक़दाम हैं, चाहे वो यहूदी बस्तियों के गरब उर्दन में तामीर हो या इस बैतुल मक़दस के स्टेटस को चेंज करने की या मस्जिद अक्सा के स्टेटस को चेंज करने के हवाले से, ये तमाम के तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन के अंदर जो है और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर जो है, ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम हैं। इन्हें किसी किस्म की कोई लीगल सैंक्टिटी जो है वो हासिल नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि ये मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस मकाम है और इस मुक़द्दस मकाम की तौहीन के हवाले से आज जुमा है। मैं समझता हूँ मुख्तलिफ खुतबा कराम, उलमा कराम को अपने अपने खुतबात जुमा में मस्जिद अक्सा की अहमियत, क़िबला अव्वल की तारीख और ख़ास तौर पे इसे वाक़या और इसरा मिराज के गवाह के तौर पर अब मुसलमानों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और वो एक मजबूत आवाज़ बन के अपने इस क़िबला अव्वल के दिफा के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक है मसूद साहब, लास्टली बस एक कमेंट कीजिएगा, आपके ख्याल में हमास की जानिब से इस तजवीज़ को कबूल करने में किसी किस्म की ताख़ीर या कोई भी हिचकिचाहट, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए जी, हमास बहुत केयरफुली अपने कार्ड्स खेल रही है, क्योंकि माजी में जितना ज़्यादा बिट्रे किया गया है, डिच किया गया है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, और उन्होंने तो यानी इन दोनों मुल्कों ने तो जो जामिन इसमें शामिल थे, चाहे मिस्र था, कतर था और खुद अमेरिका, उसकी भी बात नहीं सुनी है। तो ऐसे में वो कोई भी ऐसी तजवीज़ के जिसके नतीजे में उन्होंने इतनी बड़ी जंग और इतनी मुद्दत तक झेली है, वो नहीं चाहेंगे कि उसके समरात किसी न किसी हद तक उनके हिस्से में ना आए। वो तमाम का तमाम जो है वो सियासी और अस्करी फ़ायदा जो है वो नेतन्याहू या अमेरिका बहादुर जो है उसके कदमों में नहीं डाल सकते। तो यही वजह है कि वो चीज़ों को केयरफुली, और दूसरा उनकी मैं समझता हूँ इस वक्त जो कम्युनिकेशन के राब्ते हैं वो भी किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से जो उनकी अंदरूने फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जो उनकी लीडरशिप है, उसका जो बैरूनी जो लीडरशिप है उसके साथ राब्ता भी जो है वो भी बड़े सिक्योर्ड चैनल्स के जरिए होता है। यही वजह है कि एक ताख़ीर का अमल जो है हमें देखने को मिल रहा है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर इस बारे में हमास की तरफ से यकीनन कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जो है, और वो मुस्बत रद्द-ए-अमल ही मैं समझता हूँ होगा इस तजवीज़ को मानने के हवाले से। बहुत शुक्रिया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ पर दस्तखत इस वक्त इसराइल की जानिब से कर दिए गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि हमास भी इस हवाले से जो फैसला है वो अपना मंजर आम पर लेकर आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच चुके हैं। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के इवेंट में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग ये राउंड था, जहां पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जेवलिन थ्रो का ये क्वालिफाइंग राउंड था, जहां भारतीय खिलाड़ी यश ने 76.67 मीटर की थ्रो की। फाइनल अब 31 मई को होने जा रहा है और अरशद नदीम ने इससे पहले भी, मुकाबले से पहले, कौम से अपनी कामयाबी के लिए दुआ की अपील भी की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि गुज़श्ता साल के ओलंपिक्स के बाद ये उनका पहला टूर्नामेंट था और यकीनी तौर पर यह भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ की जाए ताकि मैं फ़ाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो 31 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर होगा। उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की कि वो मेडल हासिल कर सकें और पाकिस्तान का सर एक बार फिर से फ़ख्र से बुलंद कर सकें। इस हवाले से भी वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल अगस्त में अरशद नदीम ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था और पेरिस में मर्दों के जेवलिन फाइनल में उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी लंबी थ्रो कर सकेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया था, अपने नाम किया था, और ये पहले पाकिस्तानी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और जिस तरह से फिर अरशद वापस आए, उनको जिस तरह से ऑनर किया गया स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम इदारों की तरफ से, उन्हें जिस तरह से स्पॉन्सर किया जा रहा है, और उनकी इसी मेहनत का नतीजा हम देख रहे हैं कि एक और इवेंट जहां पर वो हमें कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
31 मई को अब ये फाइनल होने जा रहा है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि अरशद यहाँ पर अब कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक बेंचमार्क वो इस तरह का सेट कर चुके हैं जो कि अब उनके लिए अचीव करना भी यकीनी तौर पर शायद मुश्किल भी हो सकता है जो उन्होंने थ्रो की है, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी थ्रो कर ही कोई नहीं सका। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का अब ये जो फाइनल है इसमें अरशद नदीम पहुंच चुके हैं। और अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारी यहाँ पर फेडरेशन मौजूद है, जो उनके चेयरमैन हैं, उनके CEO हैं, जिस तरह से वो हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं, वजाहत हुसैन साहिब साहब हैं हमारे पास भी बहुत बार शो में आ चुके हैं और उस हवाले से हम बात करते आए हैं कि किस तरह जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काम किया जाता है, कैंप्स किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से उनकी तैयारी की जाती है। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो टैलेंट है ये भी इस वक्त सामने आ रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओलंपिक में जिस तरह से अरशद ने गोल्ड मेडल जीता और अब उन्होंने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस वक्त जारी है, जहां जेवलिन थ्रो इवेंट का ये क्वालिफाइंग राउंड था और पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, जिन्होंने 86.34 मीटर की थ्रो की है और अब फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस क्वालिफायर से पहले भी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लोगों से अपील की थी कि उनके लिए दुआ की जाए और अब 31 मई को फाइनल होने जा रहा है। हम सब बड़े ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करें अरशद को कि एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करें और एक बार फिर से वो जीत अपने नाम करके वतन में वापस लौटें। क्वालिफाइंग राउंड में दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी भी थे जिनका नाम यश बताया जा रहा है। वो 76.67 मीटर की उन्होंने थ्रो की है। फाइनल 31 मई को होने जा रहा है, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतज़ार है। अगर हम इस हवाले से बात करें अरशद नदीम के हवाले से, यासिर सुल्तान भी मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीबन 76 मीटर की थ्रो की है और वो भी अब हम देख रहे हैं कि वो तैयारी के मरहले से वो गुजरे हैं और इस वक्त वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला टूर्नामेंट है और अब उनके लिए टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक बेंचमार्क आप सेट कर चुके हैं, उसको भी अचीव करना ज़रूरी है। और उनका कहना था कि चैंपियनशिप का फाइनल 31 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर होने जा रहा है और दुआओं की उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि एक बार फिर से मेडल हासिल कर सकें और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे कि अरशद नदीम के लिए आप ढेर सारी जो विशेज़ हैं उसका इजहार भी ज़रूर करें और इसके साथ साथ अपना पाकिस्तान के जो टैलेंट है हमें उन सबको सपोर्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर खरीदारों का रश इस वक्त बढ़ने लगा है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इस वक्त जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा मसला कीमतें हैं, जो कि हर बार ही होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ कीमतों में इजाफा मज़ीद होता जा रहा है, जिन्होंने अवाम की जेबों को हिला कर रख दिया है। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में बकरे मौजूद हैं, बैल हैं, ऊँट हैं और दीगर कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं उसमें गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई के इस दौर में शहरी शिकायत कर रहे हैं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार जानवरों की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि जानवर पालने, चारे, ट्रांसपोर्ट और जो दीगर अखराजात हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसका बोझ वो मजबूरी के तहत ख़रीदार पर डाल रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ख़रीदारों का और व्यापारियों का क्या मौक़िफ़ है, मंडी का माहौल क्या है और ये भी कि क्या इस बार कुर्बानी आम आदमी की पहुंच से ज़्यादा दूर होती जा रही है। इस्लामाबाद और कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हद खोकर, कराची से हमाद यूसुफ। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। फ़हद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मवेशी मंडियों की रौनक आप कैसी देख रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट हम हमेशा से ही देखते हैं ख़रीदारों के बीच में, व्यापारियों के बीच में रेट को लेकर, वो इस बार डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं? ईद कुर्बान नज़दीक आते ही शहर इक़्तिदार में भी मुआशी मंडियाँ सज चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानब से 6 मकामात पर जो है वो मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसमें संगजानिया I-14 है, I-12 है और लतियार रोड है, एक्सप्रेस वे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे मुआशी मंडी में, जहाँ पर पंजाब और दीगर सूबों से आए वो खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जानवरों के नाज नखरे हर किसी को भा रहे हैं, ताहम आसमान को छूते हुए दामों से व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं।
हैं। शहरियों का कहना है कि सुनते इब्राहिमी की अदायगी तो करनी है, जानवर काफ़ी महंगे हैं लेकिन ख़रीदना तो पड़ेगा। इस वक्त गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से शहरियों की तादाद मंडी में बहुत कम है, लेकिन शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मंडी का रुख कर लेती है। हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर ख़रीद ले, क्योंकि जो ईद नज़दीक आती है जानवरों के दाम और मज़ीद बढ़ जाते हैं और मंडी में रश भी होना शुरू हो जाता है। हर किसी की कोशिश है कि इससे पहले ही जानवर ख़रीद लिया जाए। ताहम वालिदैन के साथ बच्चे जो हैं वो भी मंडी में आकर अपने मनपसंद का जानवर ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जानवर जो अपने घर लेके जाया जाए, उसकी खिदमत की जाए और उसके बाद उसको कुर्बान किया जाए। शहरी इस वक्त जो है वो जानवर की तलाश में जो है वो भटके मारे फिर रहे हैं। उनका कहना है कि व्यापारी जो हैं वो मांग जो है वो ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जानवर ख़रीदना अभी कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि साल हम जो है जानवरों की खिदमत करते हैं, इनको अच्छी खुराक देते हैं, लेकिन जब ख़रीदार आता है तो वो इसकी कीमत बहुत कम लगाता है, जिससे हमें अफसोस भी होता है। जबकि इनके कीमत जो है वो ज़्यादा लगाई जाए ताकि हमारे जो अखराजात हैं वो तो पूरे हो सकें। जी फाहद खोखर हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से रुक करेंगे हम कराची का। हमाद यूसुफ वहाँ पर मौजूद हैं। हम आज से जानने की कोशिश करेंगे कि एशिया की हम देखते हैं सबसे बड़ी जो मंडी है वो लगाई जाती है कराची में। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर लाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बायर मौजूद होते हैं और इसी तरह से जो रौनक है वो फिर ईद उल अज़हा के दिन तक यहाँ पर बरकरार रहती है। इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंतज़ामात है वो बेहतर किए गए हैं, मंडियों में फैसिलिटेट देखने की कोशिश की जा रही है। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले उन्होंने ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और वहाँ पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में शदीद मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसका हमारे इकोसिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बावर कराया कि जिस तरह से 2022 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो पाकिस्तान को अरबों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार उस्मान भट्टी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से वज़ीर आज़म हम देख रहे हैं कि वो इस केस को भी आलमी बरादरी को बावर कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी इस हवाले से मुतादिद कोशिशें की गई हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर है। क्या हुकूमत पाकिस्तान की अब तक की इस पर वर्किंग है और क्या मज़ीद इक़दाम करने का सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अनवार साहब। अनवार साहब, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर है, एक तो सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाए। अब जाहिर है भारत की जो कोशिश है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली डीफेम किया जाए, मगर पाकिस्तान ने अपना सफारती सतह पर बड़े अच्छे ताल्लुकात को कायम किया और अपनी इमेज बिल्डिंग में बड़े अच्छे तरीके से काविश की। अब आपने जो बात कही है माहौलियाती तब्दीली की, देखिए माहौलियाती तब्दीली से पूरी दुनिया जो है वो इफेक्ट हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान ने भी आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को बेहतर पोजीशन में लाना है और 2030 तक जो SDGs के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको पूरा करना है। ये उसी के नतीजे में, ये उसी के एक ताने बाने हैं या उसी का एक शाखसाना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात हो सकते हैं उस बारे में दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में भी माहौलियाती तब्दीली से इकट्ठ हो रहा है, तो आप इसमें हमारी हेल्प करें। जाहिर है जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की हेल्प करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं और जाहिर है जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान का 50% जो पानी है वो ग्लेशियर से पूरा होता है। और इसी पर वज़ीर आज़म जो है वो तशवीश का इजहार किया है कि जो इस वक्त ताजिकिस्तान है उनकी जाहिर है इस बारे में उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो अगर वो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप यही देखें कि अभी पाकिस्तान में या सुबह पंजाब में ये एफर्ट की जा रही है कि माहौलियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाए जाएं ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आ सके। और ये आप ये देखें कि अभी जो पीछे स्मोक का सीजन आता है तो उसमें काफी माहौलियाती तब्दीली की वजह से
लोगों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ा इसमें मेजर रोल उसका है। और जाहिर है जब दरख्त लगे होंगे तो लोगों के लिए ग्रीनरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइफ में आसानी आएगी और लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सांस की बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं, इसके अलावा बुखार, मुख्तलिफ किस्म की जाहिर है जब आपकी माहौल से तब्दीली आती है तो लोगों को उन चीज़ों का जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये आने वाले वक्तों के लिए सारी मनसूबाबंदी है ताकि लोगों की लाइफ को जो है वो सुकून में बनाया जाए। और पानी जो है जाहिर है अभी जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलत बने और इंडिया ने यही कहा कि सिंतास मनसूबा को वो मनसूख करने जा रहा है और उस मनसूबे के नतीजे में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी का मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, मगर पाकिस्तान ने भी अपनी ज़ाहिर है आलमी बरादरी को कन्विंस किया और कहा कि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है और भारत जो है वो अकेले तौर पर सिंतास का मनसूबा कैंसिल नहीं कर सकता। मतलब मैं पानी की भी बात कर रहा हूँ, माहौलियाती तब्दीली, ज़ाहिर है माहौलियाती तब्दीली की वजह से अगर ग्लेशियर पिघलते हैं और जो पानी पाकिस्तान का 50% पानी ग्लेशियर से पूरा होता है और 13,000 पाकिस्तान में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। सबसे ज्यादा मेजर रोल पाकिस्तान में जो लोगों को फराहमी पानी की है उसमें ग्लेशियर्स की है। लेकिन उस्मान साहब जिस तरह से वजीर आजम ने भी अपने खिताब में अभी जिक्र किया जो हम थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे, उसमें उन्होंने 2022 के सैलाब का जिक्र भी किया, जो नुकसानात उस वक्त भी हुए, उस वक्त भी हमने देखा कि आलमी बरादरी ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान की हेल्प इस हवाले से की जाएगी। बिलावल भुट्टो उस वक्त वजीर ख़ारजा थे जब वो बाहर गए और हमने खबरें भी सुनी कि 100 बिलियन जो है 100 बिलियन वो पाकिस्तान को जो फंड्स हैं वो इस हवाले से दिए जाएंगे। उस हवाले से भी बताइएगा। सेकेंडली क्या असिस्टेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त दुनिया की तरफ से इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी नजरें उसी तरफ होती हैं कि वो उनमें आकर उनकी हेल्प करें। अब देखें कि इस जो माहौली तब्दीली है इससे कितने फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर पानी की कमी होती है तो आप देखें ज़राई जो पाकिस्तान का निज़ाम है, पाकिस्तान की जो ज़्यादा सनत कह लें या पाकिस्तान का जो ज़्यादा इन्हसार है वो ज़राई जो है उस पर है, ज़राअत पर है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो ज़राअत का सिस्टम होता है। ज़ाहिर लोगों को अनाज ही नहीं उगेगा तो लोगों को अनाज की फराहमी भी नहीं होगी। तो इसलिए इस बारे में भी काफ़ी जो है वो सोच विचार की जा रही है कि आने वाले वक्तों को हमने किस तरह सिक्योर करना है। और दूसरी बात ये है कि आलमी बरादरी को चाहिए कि उनको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को इफेक्ट हो सकता है, इसमें नो डाउट जो पाकिस्तान का साथ चाइना जो है वो बहुत ताउन करता है, सऊदी अरब बहुत ताउन करता है। मगर आपने ये देखा कि जो पिछले वाले हालात गए यहाँ पर ऐसी भी एक गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की और उन्होंने कहा कि मैं जो माहौलियाती तब्दीली है इसको कंट्रोल करना है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो करोड़ों जो है वो दरख्त लगाए जाएंगे। मगर हमने देखा कि उस मंसूबे पर ना अमल दरामद हुआ। इमरान खान साहब, बात सियासी नहीं होनी चाहिए, जाहिर है अभी ग्लेशियर्स की बात हो रही है, माहौलियाती तब्दीली की बात हो रही है, मगर इसमें जिक्र करना ये जरूरी है कि जिन लोगों ने सियासत के नाम पर माहौलियाती तब्दीली नहीं सियासत की तब्दीली का नारा लगाया मगर उन्होंने हाल ही मुल्क के साथ जो है खिलवाड़ किया। अब जाहिर है अगर पिछले 4 सालों में कुछ हुआ होता, कुछ बेहतरी हुई होती, आपने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से इकदाम किए होते तो आज लोगों को माहौलियाती तब्दीली का इतना बुरी तरह सामना ना करना पड़ता। जाहिर है माहौलियाती तब्दीली को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने मुल्क को ग्रीन करना है। जब आप मुल्क को ग्रीन करेंगे तो माहौलियाती तब्दीली से आप जो है अपने मुल्क को बचा सकते हैं, आप जो है वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मगर यहाँ पर आप ये देखें बिलियन ट्री के नाम पर खाली करप्शन की गई मगर कोई माहौलियाती तब्दीली नहीं लाई गई। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान को एक चैलेंज नहीं है, खाली माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान को अब जाहिर है भारत जो है वो जंगी अज़ाइम रखता है। लेकिन बड़ी साहब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है उस पर इस तरह के हम देखते हैं कि इल्ज़ामात लगते हैं लेकिन फिर उनकी तहकीकात नहीं होती हैं। अगर तहकीकात हो तो शायद इन चीज़ों का जो पर्दा है वो भी लोगों के सामने खुले कि किस हुकूमत में क्या हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या किसने करप्शन की है। हमने सजा मिलते कभी किसी को नहीं देखा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आबी जारियत के हवाले से जिस तरह से हिंदुस्तान का स्टांस अभी हम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर मौजूद हैं और ये बावर कराने की कोशिश इन तमाम ममालिक को की जा रही है कि आबी जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी दुनिया का स्टांस या जितने ममालिक में भी वज़ीर आज़म गए हैं वो आप पाकिस्तान के टुवर्ड्स किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत जो है उसने अपनी पूरी चाल चली, अपनी पूरी वो यहाँ पर पाकिस्तान में आबी जारियत चाहता था, उसने जंग भी की, उसने मिसाइल्स भी पाकिस्तान पर दागे
मगर आप ये देखें कि उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत क्या समझता है कि वो क्या अपने तौर पे पानी बंद कर देगा और सब कुछ उसके कंट्रोल में? अगर वो भारत इतना ही बहादुर बनता है तो करके दिखाए ना। उसको पता है कि पाकिस्तान के पास भी इन तमाम चीजों का दिफाई हल है। पाकिस्तान भी जो है वो साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे बहुत से चीजों को बंद कर सकता है, खोल सकता है। देखिए, भारत के पास कोई ऐसा पानी नहीं है कि सिर्फ वो भारत से ही आ रहा है और भारत से किसी पाकिस्तान में ट्रांसफर होना है। देखिए, भारत में पाकिस्तान जो पानी है वो चाइना की तरफ से आता है। भारत को ये मालूम है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ जो है कुछ भी जंगी अज़ाइम रखूंगा तो मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। और इस पर चीन ने खुलकर भारत को कह दिया है कि पाकिस्तान पर जो हमला होगा वो चीन पर हमला होगा। आप ये देखें कि पूरी दुनिया भारत में एक भी मुल्क बता दे कि जिसने भारत का इस जारहियत में साथ दिया हो, किसी एक मुल्क ने उसके हक में बयान नहीं दिया। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत की अमेरिका में है, ये अमेरिका की भी भारत में इन्वेस्टमेंट है, मगर अमेरिका ने भी उसका साथ नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये जो जंग है वो हल नहीं है। यूरोप हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया हिंदुस्तान को। तो आप अब भारत जो है वो सफाती सतह पर तन्हाई का शिकार है। कोई भी मुल्क जो हो भारत का साथ देने को तैयार नहीं है। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये सारा ड्रामा रचाया, मगर मोदी को नहीं पता था कि ये फेस सेविंग में उसका फेस डैमेज हो जाएगा। मोदी अब बहुत परेशान है। जाहिर है ये सियासी बयानात होते हैं कि मैं पानी बंद कर दूंगा, और भाई पानी बंद करना तो करके दिखा दो ना। करना भी नहीं है, बस ये लोगों की एक सियासी चाल होती है कि मैं इंटरनेशनली जो पॉपुलर हो सकूं, इंटरनेशनल के अलावा वो इंडिया में पॉपुलर हो सकें, मगर वो इंडिया में भी पॉपुलर नहीं हुआ, इंटरनेशनल भी पॉपुलर नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी हुकूमत को अल्लाह ने इज्जत दी और भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप ये देखें कि जिनके सर पर वो भारत जो है वो उछल कर जंग करना चाहता था, उसने फ्रांस की, यूरोप की टेक्नोलॉजी को फ्लॉप कर दिया। यूरोप के बिल्कुल ऐसे हमने देखा कि बड़े जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ग्लेशियर्स को लेकर आलमी कॉन्फ्रेंस जारी थी। ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर मौजूद हैं। खिताब उन्होंने किया और आलमी बरादरी को बावर कराने की कोशिश भी की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वक्त पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होने जा रहा है। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दी और सीरीज में इस वक्त 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। कौमी टीम की बैटिंग की बात करें, बॉलिंग को देखें या फील्डिंग को देखें तो तीनों शोबों ने ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया। मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श कारकर्दगी देखने को मिली और अब शायकीन की जो नज़रें हैं, हम सब की नज़रें हैं, वो इस वक्त दूसरे मैच पर मरकूज़ हैं, जहां पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा जबकि बांग्लादेशी टीम कम बैक करने की भरपूर कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले मैच में पाकिस्तान की जो फदा थी उसको किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तानी टीम का ये जो एक नया कॉम्बिनेशन है, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया अनवार खावर आपका और आपकी पूरी मैनेजमेंट का, जिसने अब आपके प्रोग्राम में मुझे मदद किया। दूसरा ये कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस में जो भी हरीफ टीम हो, वो बांग्लादेश के क्या हो, हिंदुस्तान भी हो या फिर ऑस्ट्रेलिया भी हो, तो उसको भी शिकस्त देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास होम एडवांटेज हो। और जो टीम यूएई से हारी है, हमें उसके खिलाफ तो जीतना चाहिए था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट के जो कुछ वक्त गुजरा है उसमें पाकिस्तान टीम की मुस्तकिल का सफर जो है बड़ा मायूस कर रहा। लेकिन इस वक्त जो नई आपने कॉम्बिनेशन रखी है, इससे 2 पैगाम वाज़ेह हो रहे हैं। पहला ये कि बाबर और रिजवान को आपने टाटा कर दिया है, और दूसरा ये है कि नई कॉम्बिनेशन है, क्या ये इतनी फायदेमंद साबित हो रही? बिल्कुल हाँ। आप देखें कुछ ऐसी चीजें, हसन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने को मिडिल ऑर्डर में एक बेहतर बैट्समैन समझता हूं, मैंने PSL में भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। इसका मतलब उन्हें प्लान जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया कि आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें। फिर जो ओपनिंग पेयर है वो अब फखर जमान और साइम अयूब की शक्ल में सामने रखा गया ताकि पावर प्ले को जल्दी यूटिलाइज किया जाए, लेकिन ये दोनों ओपनिंग तरीके से यूटिलाइज किया नहीं। फिर यहाँ बात की जा रही थी साहिबजादा फरहान की, डोमेस्टिक के अंदर रनों के अंबार लगा रहे हैं साहिबजादा फरहान। आपने देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड भी
तब परफॉर्म कर रही थी। PSL में बड़ा कंसिस्टेंट रहे वो, बिल्कुल काफी कंसिस्टेंट, वो तसलसल का उन्होंने मुजाहरा किया और जिस तबातुर के साथ उन्होंने रन्स बनाए और गेंदबाजों को जो है मुश्किल में डाला, ये तमाम चीजें बड़ी देखने वाली थी। लेकिन इसके बाद भी अब वो अगर गुड्स बुक में नहीं है तो फिर वो करे तो क्या करें? क्या उन्हें चेयरमैन से दोस्ती करनी होगी, क्या सेलेक्टर से दोस्ती करनी होगी, क्या मैनेजमेंट के करीब आना होगा, क्या खिलाड़ियों के दरमियान अपनी लॉबिंग बनानी होगी, क्या करना होगा? एक खिलाड़ी अगर उसका ताल्लुक KPK से, क्या वो पंजाब शिफ्ट हो जाए, लाहौर आ जाए, जैसे माजी में जावेद मियांदाद ने करा, लाहौर चले गए थे, फिर उनकी क्रिकेट बहाल हो गई थी, क्या उसे ये करना है? तो ये सारे वो सिनेरियो बात होनी चाहिए। लेकिन अब देखें, एक अच्छा दिन गुजरा, यू हैव डिफीटेड बांग्लादेश वेरी वेल एंड नाउ इट्स अ सेकंड डे, और अगर आप आज के मैच में भी शिकस्त देते हैं तो सीरीज आपके नाम हो जाएगी। बांग्लादेश ने अच्छा ताबिश, यहाँ पर आपने एक बात की थी कि रिजवान और बाबर को जिस तरह से टाटा बाय बाय किया गया, आपको लगता है ये जो बाय किया गया है T20 फॉर्मेट से, ये आपको लग रहा है कि ये परमानेंट होगा या ये सिर्फ आर्जी है? और इसके साथ साथ ये बाय शाहीन को भी किया गया है या उन्हें सिर्फ रेस्ट दिया गया है? अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के लिए तीसरी बार टाइटल जीत के इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मुताबिक जो पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी है वो उनसे मुतालिक बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज से लॉबिंग कर रहे हैं। बासित अली की जानिब से ट्वीट सामने आया, वो कह रहे हैं अब सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट की आंख खुल गई होगी, शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरी बार टाइटल जीत लिया। राशिद लतीफ साहब ने क्या एक अलग अंदाज के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, इंसान अलग अंदाज के गेंदबाज है। तो ये जो इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो शाहीन के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर होगा PCB की चार दीवारी में मौजूद हेडक्वार्टर्स में, बिल्कुल वो वापस से बहाल हो गया होगा। रही बात बाबर और रिजवान की, वो PSL में इस वक्त टॉप रन मेकर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ड्रॉप करना एक बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब ये है कि वो खिलाड़ी थे जो ना तो जिम्बाब्वे की सीरीज छोड़ते थे, ना तो आयरलैंड जाना छोड़ते थे, लेकिन आज इन्हें ड्रॉप किया गया। और माइक हेसन को कौन बता रहा है कि बाबर और रिजवान का रन बनाने का जो पैटर्न है वो पावर प्ले को बड़े डिले करके खेलते हैं, तो ये उनको कौन इस तरह की ब्रीफिंग दे रहा है? तो ये भी तो सारी वो बातें कि मतलब एक ऐसी लॉबी PCB की अब काम कर रही है अंदर, जो ये ट्रायो जो था बाबर शाहीन रिजवान का, इसको तोड़ने में काम हो गई और काम कर रही थी और उसमें कामयाब हो गई। अब वो बाबर और रिजवान T20 से निकालने में भी कामयाब हो गई। तो इसका मतलब है एक जो रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम चेंज ने इस पूरी पॉलिसी को चेंज किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद शाहीन वापस से कप्तान बहाल हो सकते हैं, या फिर अगर सलमान अली आगा ये सीरीज जीत गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीरीज जीतने के बाद सलमान अली आगा को 2026 T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर करने का प्लान भी बनाया गया। अच्छा, मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रहा था, कैप्टेंसी को लेकर ही मेरा सवाल था। सलमान अली आगा को बतौर कैप्टन आप कहाँ पर रेट करेंगे? शादाब खान को बीइंग वॉइस कैप्टन आप कहाँ देख रहे हैं इन फ्यूचर? जिस तरह से आपने अभी खुद ही कहा कि शाहीन के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ ट्वीट्स हम देख रहे हैं, कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप है उसमें कैप्टनसी जो होगी वो शाहीन शाह अफरीदी के पास होगी? अभी कुछ भी कहना बहुत जो है जल्दी हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त जो एक लॉबी बनी हुई है वो फ्रेंचाइज के एतबार से हमें देखनी होगी। आप फ्रेंचाइज के एतबार से अगर लॉबीज को देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि नसीम शाह इस टीम के अंदर मौजूद है। इस टीम के अंदर जो आपके नायब कप्तान है वो एक फ्रेंचाइज के कप्तान है, आपकी टीम के जो कप्तान है वो एक फ्रेंचाइज के नायब कप्तान है। और आने वाले आइंदा के जो PSL उसके अंदर सलमान अली है, ये एक नई फ्रेंचाइज जो होगी उसके साथ खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो जो है कप्तान होंगे उस फ्रेंचाइज के। इसका मतलब सलमान अली आगा को आपने कैप्टन मटेरियल बनाने की भरपूर कोशिश की और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक कामयाब हो गया है। लेकिन अब सलमान अली आगा के लिए टेस्ट केस है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी कम और कप्तानों के लिए आस्तीनों में साम ज्यादा होते हैं। और आपको ये मामला ज्यादा तब से हो जाएगा जब 2017 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट पर मुश्किल आई, तो सरफराज के खिलाफ जो लॉबी बनी उसमें खिलाड़ियों ने कितना साथ दिया, सरफराज के खिलाफ उठने वाली लॉबी का। फिर बाबर के खिलाफ जो मामला हुआ, ये वही खिलाड़ी थे जो कल तक कहते थे बाबर इज द रेड लाइन, और इसके बाद जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया तो वो खुद कप्तान बन गए। फिर इसके बाद जब शाहीन कप्तान आए तो उनको भी चांस नहीं दिया गया, बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से ग्रुपिंग की गई। और अब जो है रिजवान के बाद सलमान अली आगा कर ये एक सीरीज जीतते हैं, इस वक्त अगर कुछ भी हम बड़ा जो है कमेंट करते हैं तो वो वक्त से पहले हो जाएगा।
अपना वक्त हो जाएगा। हमें बहुत सारी चीजों को भी देखना होगा, आगे बड़ी सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज की टीम भी आ रही है, दीगर टीम्स भी आएंगी, तो उसके बाद कुछ चीज कहना मुनासिब होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा हमारा बहुत ये पुराना प्रॉब्लम चलता आ रहा था कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो मौजूद नहीं थी। अगर मैं अभी सिर्फ बैट्समैन के हवाले से आपसे पूछूं, अब मोहम्मद नईम कहीं उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको शायद थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जाए या शायद डोमेस्टिक अभी ज़्यादा खिलाया जाए और फिर उनको टीम में लेकर आए। साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज हैं, अब हमारे पास साइम अयूब मौजूद हैं, फ़खर जमान हैं। तो एक बेंच स्ट्रेंथ हमें बैट्समैन में अब बेहतर नज़र आ रही है, जिसमें ओपनर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी इस वक्त शामिल हैं। उसके साथ साथ अगर हम बॉलर्स के हवाले से देखें तो एक लंबा अरसा गुजर चुका है जहां नसीम शाह मौजूद है हमारे पास, हारिस रऊफ मौजूद है, शाहिन शाह अफरीदी मौजूद है। इन तीनों बॉलर्स के साथ अगर हमें बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको लग रहा है कि इनकी जगह ले सकते हैं, या वो अगर बेंच पर भी बैठे हैं तो हमारी तसल्ली रहेगी कि इनमें से कोई भी इंजर्ड होता है तो ये वैसा ही परफॉर्म करके हमें दे सकते हैं, ये हमें मैच जितवा के दे सकते हैं? अच्छा, हम हमेशा से हमारी क्रिकेट का मवाजना करते हैं हिंदुस्तान की क्रिकेट के साथ, लेकिन वहां और यहाँ दो चीजों का बड़ा जो है फर्क देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वह खिलाड़ियों की रिहैबिलिटेशन और इंजरीज पर काम किया जाता है। इसके बाद आप देखें कि किस तरीके से बुमराह जो है जब वो इंजरी के बाद वापस लौटते हैं तो वापस से वो वर्ल्ड क्लास बॉलर नजर आते हैं, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ उस मोमेंटम पर दिखाई नहीं देते हैं। और इसके अलावा उनका एक और काम है, वो ये काम है कि वो एसोसिएशंस और जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक इदारे होते हैं वहां बिल्कुल शफाफियत के साथ काम कर रहे होते हैं और जो नया आने वाला टैलेंट उसको फिल्टर करके सामने लाते हैं। जो आपका सवाल था कि आपके पास क्या खेप मौजूद है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है, तो रिजर्व जो है हमारे उनको पर कभी काम ही नहीं किया गया। अगर समझा गया कोई रिजर्व कारामद साबित हो रहा है, उसको इस्तेमाल किया गया, जब वो कारामद नहीं रहा तो उसको आपने फेंक दिया। तो ये खिलाड़ी हैं, आपको इनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाना होगा। कहाँ है जाहिद महमूद भट्टी? मैं सवाल करता हूँ, कहाँ है शाहनवाज दानी? कहाँ है? आप लेकर आए थे, कहा आपने बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बाद आपने उन पर काम ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट ठीक है। बिल्कुल ऐसी है ताबिश, दुरुस्त आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान के पास नाम और खिलाड़ी मौजूद थे जिन पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था, उन्हें अपने साथ साथ टीम में रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस फल के हवाले से जो दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। हम बात करें आम के हवाले से, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, और हर साल लाखों का नाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। रवां साल पाकिस्तान की जो फ्रूट और वेजिटेबल एसोसिएशन है उन्होंने आम की एक्सपोर्ट के हदफ में 25,000 टन का इजाफा करते हुए इसे 1,25,000 टन तक ले जाने का फैसला भी किया है, जो कि बहुत खुशाइंद है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बढ़नी चाहिए और जितनी ज़्यादा डिमांड हम देखते हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी फ्रूट्स को लेकर, ख़ास तौर पर जब हम आज आम की बात कर रहे हैं तो वो बेपनाह है, क्योंकि जब हम जायके की बात करते हैं तो वो यकीनी तौर पर बेस्ट टेस्ट है जो कि पाकिस्तानी आमों का होता है। एसोसिएशन का ये बताना है कि गुज़श्ता सीज़न को अगर देखें तो गुज़श्ता सीज़न में 1 लाख टन आम बरामद किए गए थे, जबकि इस वक्त रवां सीज़न की एक्सपोर्ट से $10 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होने की उम्मीद भी की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। इस खुशखबरी के साथ साथ लेकिन हमें कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसमें माहौलियाती तब्दीली है जिसका एक बहुत बड़ा असर है जो हमें कहीं ना कहीं डैमेज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पानी की किल्लत के बायस भी हम देख रहे हैं कि जो आम की पैदावार है उसमें 20% कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और इस साल ये पैदावार 14,40,000 टन तक महदूद रहने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के जो सरपरस्ते आला हैं वहीद अहमद, वो इस तरह की बहुत सी काविशों में हमें मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो मंजर आम पर आई है। और इसके साथ साथ जो अच्छी खबर इसमें हम देख रहे हैं, जो आम की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका की जो मंडी है वहाँ तक रसाई की खबर भी बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। इस हवाले से अब देखना यह है कि किस तरह से पेशरफ्त होती है। क्या जो चीन और तुर्की जैसे बड़े ममालिक हैं वहाँ पर पाकिस्तानी आम की जो रसाई में कोई बड़ी रुकावटें जो हमें दरपेश हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा रहा है। शिपिंग कंपनियों की तरफ से जो इजाफी फ्रेट चार्जेस का मसला है वो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और
और हुकूमत से भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो ये सेक्टर है इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बेपनाह इजाफा हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आते ही हम देख रहे हैं कि मुल्क भर की जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर ख़रीदारों का रश इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे हम लाहौर में एक मंडी की तरफ, जहाँ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा खलील मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताएगा क्या हालात देख रही हैं आप इस वक्त मंडियों के? हाँ जी बिल्कुल, जुल्हज का चांद नज़र आते ही जो लाहौर की मवेशी मंडी है उनकी रौनकें जो हैं बहाल हो गई हैं। इस वक्त मैं शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो जानवर लेके आ रहे हैं और खूब सारे जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, छोटी बड़ी हर किस्म के यहाँ पे जानवर मौजूद है। गाहक भी आ रहे हैं और खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप ये जानवर लेके आए हैं और ये खूबसूरत जानवर, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई हाल नहीं मंडी का, कल से आए हैं शाम के, रुल रहे हैं। अब तक कोई ग्राहक नहीं लग रहा, कोई जगह नहीं बैठने खड़े होने की, कोई हाल नहीं मंडी। अच्छा, ये जो आपके पास जानवर है इसकी कीमत क्या है और आप कितने में फरोख्त करना चाहते हैं? ये ला रहे हैं 1.5 लाख रुपया। हम तो इसका 4 लाख मांग रहे हैं। जो भी बोलता है 1.5 से शुरू होता है, 2.20 तक जाता है। बहुत सुनते थे पहले, बहुत मंडी है, बहुत मंडी है। आप आके देखा है, कुछ नहीं है जी। यहाँ पे व्यापारियों का यही कहना है कि जो मंडी की कीमतें हैं उसमें जो कमी आ चुकी है, महंगाई की निस्बत यहाँ पे जो जानवर हैं उनकी कीमतें कम जो है गाहक दे रहे हैं और यहाँ पे दूसरा जानवर खूबसूरत है लेकिन उनके दाम जो है कम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से फ़ाखरा खलील हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और व्यापारियों की भी जो बातें हम इस वक्त सुन रहे हैं वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं कीमतों को लेकर। शहरी भी एक दूसरी तरफ हमें नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कराची से हमाद यूसुफ ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमाद, बताएगा इस वक्त वहाँ पर कराची में मंडी में सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी अनवार, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आते ही जो है वो मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मंडी जो है मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं जिसमें जो है वो ख़रीदार बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती है वो नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है, लेकिन जो शहर के अंदर जो मंडियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर ख़रीदार जो है वो बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं क्योंकि वो उनके घर के करीब भी होती हैं और दूसरा वहाँ पर जो है वो मुनासिब कीमत में उन्हें जानवर भी मिल जाता है। मैं इस वक्त कराची की जो मलीर मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। कीमतों के हवाले से हम आपको बताएंगे। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं जो इनका कहना है कि 2 दिन से यहाँ पर जो है ये मंडी आ रहे हैं लेकिन इनको जो है वो जानवर नहीं मिल रहा। क्या रेंज लेकर आए हैं जनाब आप और किस तरह का आपको जानवर चाहिए? 2 दिन से घूम रहे हैं, आप नहीं मिल रहा? भाई मुझे तो 2 दांत का बच्चा जो भी मिल जाए, मैं तो 2 दिन से घूम रहा हूँ। कल भी मैं दोपहर को आया था 4 बजे और रात को 9 बजे गया हूँ, मगर ये लोग रेट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। नॉर्मल से नॉर्मल प्राइस 1,90,000 2.10 बोलते हैं, जिसका 1,20,000 या 30,000 पे रेट होना। बहुत शुक्रिया। माज यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और सूरत हाल कुछ इस तरह से हैं कि जो ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी हमें नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी जो हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरा साल वो इन जानवरों को पालते हैं तो उसके बावजूद भी इतनी मोटी रकम उनकी इस पर लगती है, लेकिन जब आवाम आते हैं तो वो उस तरह से जो प्राइसेस हैं वो जानवरों की नहीं लगा रहे होते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।